नमस्कार प्यारे बच्चों और सभी पेरेंट्स का भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड्स के बारे में। देखो बेटा, हम सभी लोग जानते हैं कि अब बोर्ड्स दूर नहीं है। आप 12th बोर्ड में हैं, आप 10th बोर्ड में हैं, आप सीबीएसई से बिलोंग कर रहे हैं, आप उत्तराखंड बोर्ड के हैं, आप साइंस से हैं, आप आर्ट्स से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं बेटा। अब आपके एग्जाम्स ज्यादा दूर नहीं है। 15 फैब डेट अनाउंस्ड है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, 15 फैब। और यूके बोर्ड का भी इसी के एक हफ्ते अप या डाउन हो सकता है, आसपास ही एग्जाम होगा, दैट इज कंफर्म। तो अगर हम मोटा मोटा थोड़ा हिसाब लगाएं तो हमारे पास दिन बचे हैं 57। आज आज की तारीख, आज 19 दिसंबर से अगर मैं स्टार्ट करता हूं बेटा काउंट करना, तो मेरे पास 57 डेज बचे हैं जब आपके पास पहला एग्जाम आपके हाथ में होगा। मैं सीबीएसई को एज अ रेफरेंस लेके चल रहा हूं। यूके बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड वाले भी बेटा, हम सभी जानते हैं कि हमारे डेट ज्यादा आगे पीछे नहीं होंगे, है ना। एक हफ्ते का फर्क पड़ सकता है। आप ये मान लीजिए बेटा, 57th डे आज से 15 फरवरी होगी और उस दिन आपके हाथ में आपका एग्जाम पेपर होगा। दैट्स इट। तो सर, अगर मेरे पास 57 दिन बचे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए? क्योंकि हम जो छोटे बच्चे हैं उनको लगता है कि पेरेंट्स ने प्रेशर बनाया है, किताब लेके बैठ जाना है और हमने पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होगा बेटा। मतलब इस तरीके से पढ़ना, आप एक अच्छे पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको सही पॉइंट तक पहुंचना है तो पढ़ने की स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और एक और चीज नोटिस करने लायक है, और ये वीडियो केवल हमारे ही स्कूल के लिए नहीं है। मैं बात नहीं कर रहा केवल ट्रैफोर्ड स्कूल की, मैं सभी स्कूल की बात कर रहा हूं। आप किसी और स्कूल से बिलोंग करते हैं, प्लीज बेटा वीडियोस को देखिएगा, अच्छे से समझिए कि आपको किस तरीके से एग्जाम को टैकल करना है। आपको जो पेरेंट्स को लेकर के बैठे रहते हैं, आपकी मैं किताब लेके बैठा हूं, पेरेंट्स देख रहे हो, खुश हैं बेटा, आप ये समझिए कि आप कल के दिन कोई सा भी कंपटीशन फाइट करेंगे या किसी भी चीज के इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो आपके सबसे टॉप लेवल पे जो एग्जाम की शीट लगी होगी वो क्लास 10th की मार्कशीट होगी, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। तो सबसे ऊपर वो होता है, उसके बाद 12th का, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, देन मास्टर्स, देन पीएचडी, और भी अगर आपके पास डिप्लोमास अगर पड़े हुए हैं तो वो सब भी उसके पीछे आ जाते हैं। बट सबसे टॉप पे आपका क्लास 10th रहेगा, फिर 12th रहेगा। तो दोनों की ही परसेंटेज दिखाने के लिए तो मायने रखती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे के कंपटीशन में बहुत ज्यादा यूज होता है इनका, या इन्हीं के दम पे आपको कहीं एडमिशन मिल जाएगा, या इन्हीं की वजह से आपको कोई बहुत अच्छा जॉब मिल जाएगा, नहीं होता ऐसा। लेकिन सबसे पहला सर्टिफिकेट यही अगर लगने वाला है तो कहीं ना कहीं मेरे इंट्रोडक्शन का काम करेगा। तो जितना ज्यादा बूस्ट किया जा सके उतना बूस्ट करें आप। तो कैसे पढ़ा जाए सर इन 57 डेज के अंदर इसको? तो मैं तीन चीजें कर देता हूं 57 डेज में। 7 दिन, 20 दिन, 30 दिन, हो गए सर 57 डेज। अब जो ये 7 दिन है सर, ये कौन से 7 दिन है, इसमें क्या करना है? बेटा, ये वो 7 दिन है जो आपको खुद भी नहीं पता कि कब आपके वो 7 दिन हो सकते हैं। जैसे सर, मैं स्कूल जाता हूं, मेरे प्रैक्टिकल हो सकते हैं सर। अगर प्रैक्टिकल हुए, आपका सेंटर कहीं बाहर गया, तो आपको स्कूल के साथ वो बाहर वाले सेंटर पे जाना पड़ेगा। एग्जामिनर आया तब भी आपको स्कूल में दिन भर रहना पड़ेगा, तो उस दिन तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसा एक सब्जेक्ट में नहीं है, ऐसा 2 से 3 सब्जेक्ट में, कम से कम 3 दिन तो इसमें खराब होने ही है। सर आपने तो 7 बोला, लेकिन देखो बेटा, 3 दिन तो इसमें खराब होने हैं, और 4 दिन आपके अभी से लेके एग्जाम तक पक्का ऐसे 4 दिन जाएंगे ही जाएंगे जब आपके घर में, आपके पड़ोस में या आपके स्कूल में कोई ऐसा इवेंट होगा, जैसे फेयरवेल मान लीजिए आप। ऐसे कोई ना कोई इवेंट होंगे। सर हम टूर पे जाते हैं, सर हम पूर्णागिरी चले जाते हैं, कहीं भी जाते हो बेटा आप, तो कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जिस वजह से आपके 7 दिन खराब होने निश्चित ही हैं। अब बचे सर आपके पास 20 डेज प्लस 30 डेज। आपके पास टोटल 50 डेज बचे हैं। सर आप कैसे पढ़े ये बताओ आप। देखो बेटा, ये 50 डेज को, ये जो 20 डेज हैं इनको भी तोड़ेंगे हम, और जो 30 डेज हैं इनको भी तोड़ेंगे। इसमें होगी आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी होगी इस टाइम पे। और पढ़ाई कैसे सर, ये भी मैं बताऊंगा। हर एक सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे कि कैसे हर एक सब्जेक्ट के साथ हम लोग डील करेंगे। और सर इन 30 डेज में क्या करना है? अच्छा, हमसे हर कोई बोलता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, है ना। हर कोई बोलेगा, देखना आपसे, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, इवन ये तक बोला होगा पिछले 10 साल के कर लो, पिछले 5 साल के पढ़ कर लो। करने कैसे हैं सर? वो कर भी लूंगा तो सर मैं किस तरीके से अपने आप को जज करूंगा कि मैं सही हूं नहीं हूं? तो ये 30 डेज में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन कैसे करने हैं और कैसे खुद को जज करना है कि मैं कहां पर गलत हो रहा हूं, कैसे खुद को इंप्रूव किया जाए, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 7 डेज, 20 डेज, 30 डेज, आपके हो गए टोटल 57 डेज, जो आपके रिमेनिंग डेज है फॉर एग्जाम्स। ठीक है सर। अब एक और चीज सर, मेन बोर्ड तो हमारे सामने दो दिख रहे हैं, यूके बोर्ड और सीबीएसई। अगर मैं यूके बोर्ड की बात करता हूं बेटा, तो यूके बोर्ड का जो पेपर का लेवल है या क्वेश्चंस का लेवल है, क्वेश्चन लेवल हाई रहेगा। क्वेश्चन लेवल हाई रहेगा सीबीएसई बोर्ड में।
क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा बेटा सीबीएसई लेवल में, और कंपैरेटिवली थोड़ा सा लो रहेगा हमारे यूके बोर्ड। क्वेश्चंस के लेवल की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करता हूं कॉपी चेकिंग की, मार्किंग की, अगर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग यहां रहती है इजी, और यहां रहती है थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ मार्किंग रहेगी, थोड़ा सा टफ होता है यहाँ पे स्कोर कर पाना, बट यहाँ पर उसके कंपैरिजन में इजीली आप मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, मार्किंग वाइज आपका सीबीएसई आसान है। क्वेश्चन के लेवल वाइज अगर आप चेक करेंगे तो यूके बोर्ड आसान है। मैं पिछले 3-4 साल से अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो पिछले 5 साल से सभी लोगों का ऐसा कहना है कि यूके बोर्ड आसान है, क्योंकि क्वेश्चन आसान आते हैं। लेकिन उससे पहले के 5 साल की अगर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे आपके सीनियर जो हैं सभी लोग आपसे बोलेंगे कि सीबीएसई बोर्ड आसान होता था। ठीक है, तो माइंडसेट इन्हीं की वजह से बेटा, कई लोग क्वेश्चन लेवल की वजह से जज करते हैं चीजों को, और कई लोग मार्किंग की वजह से जज करते हैं। तो आप जिस चीज की वजह से भी जज करें उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि आपको इजी लगता है या आपको टफ लगता है। अच्छा, आगे और अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सर ठीक है, आपने हमें 57 डेज को 3 हिस्सों में तोड़ के दिखा दिया, और उनके साथ हम लोग कैसे कैसे करेंगे वो आप बताओगे। लेकिन उससे भी जरूरी है सर, क्योंकि मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है बीच में, तो जब मैं पीवाईक्यू करूंगा सर, तो पीवाईक्यू में सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट करूं, या मैं एग्जाम में खुद को कैसे रिप्रेजेंट करूं सर। तो अगर ये जानना है बेटा आपने कि एग्जाम में खुद को कैसे बेहतरीन रिप्रेजेंट किया जाए, तो इन कुछ पॉइंट्स में काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है राइटिंग स्किल। अब राइटिंग स्किल में क्या करना है सर, देखो कई लड़के, मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है ये, क्लास में दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए कि मैं एक सिग्मा मेल हूं, मैं तो एक पेन लेके आता हूं। बेटा देखो, बोर्ड वाला ये नहीं देखेगा ना, बोर्ड में आपका दोस्त देखने वाला है कि आप सिग्मा मेल हैं। आप ईमानदारी से ब्लैक पेन, ब्लू पेन, हो सके तो डॉट ले जाइए, क्योंकि जेल वाला कभी कभी फैल जाता है। डॉट ले जाइए, स्केच ब्लैक वाला, स्केल एंड पेंसिल। कोई शर्म की बात नहीं बेटा इसमें, कोई शर्म की बात नहीं है। सर मैं तो कभी नहीं ले गए ना, तभी तो मार्क्स नहीं आए, अब ले जाना है। अच्छे से इन सब का यूज करते हुए लिखना। सर कैसे इनको अच्छे से यूज करना है, मेन हेडिंग आप लिखेंगे स्केच से, जो सब हेडिंग्स होंगे उनको लिखेंगे ब्लैक पेन से, नॉर्मल जो आपका स्टेटमेंट होगा वो लिखेंगे ब्लू पेन से, डायग्राम बनाने के लिए आप पेंसिल और स्केल का यूज करेंगे। और एक और चीज, किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, देखो बेटा पहला पॉइंट तो ये हो गया, राइटिंग स्किल पे काम करना है, ये सब यूज करना है। ऐसा नहीं करना कि सर ब्लू पेन से लिख दिया सब कुछ, बहुत फर्क पड़ता है मार्किंग में इन चीजों का, बहुत ज्यादा फर्क, कि आप रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपनी कॉपीज को। एक वीडियो फर्दर बनाएंगे इस चीज में, जिसमें मैं 2 कॉपी का कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो कितने मार्क्स आने चाहिए, और एक अच्छी कॉपी दिखाएंगे तो आप खुद ही समझना कि बेटा अच्छी कॉपी से हमको कैसे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, और अच्छी कॉपी कैसे लिखते हैं, कैसे दिखती है अच्छी कॉपी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, क्वेश्चन करते हुए ये सभी लोग जानते हैं सर कि आप किसी भी सीक्वेंस में करो, सर पहला क्वेश्चन लास्ट में कर दूं, बीच का क्वेश्चन पहले में कर दूं, आपका जो मन करे वैसे करिए। फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बेटा अगर आप कर सकें ऐसा कि सबको बिल्कुल सही सीक्वेंस में कर दें, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सही सीक्वेंस में, मतलब जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में करेंगे, तो जो चेक करने वाला है ना बेटा उसको आसानी होगी, और वो जितना कंफर्टेबली चेक करेगा उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। ठीक है, तो सीक्वेंस अगर हो सके तो मेंटेन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, कोई भी आंसर है तो उसको पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो आप। जैसे मैं आपको एक रामायण का एग्जांपल ले लेता हूं, रामायण का एग्जांपल देखो पॉइंट वाइज कैसे लिख रहा हूं। राम जी दशरथ के बड़े पुत्र थे, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, राम जी विश्वामित्र के साथ जंगल में गए। तीसरा पॉइंट, राम जी ने ताड़का को मारा। मतलब सीक्वेंस किस तरीके से, देखो पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसा नहीं कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिख दो आप, पॉइंट वाइज लिखेंगे ताकि आपके शॉर्ट पॉइंट में नजर जाएगी टीचर्स की। और इसमें भी अगर आपको लगे सर मैंने दशरथ बहुत जादुई बात लिख दी है, कोई कहीं पर कुछ बहुत अच्छा स्टेटमेंट या कुछ स्लोगन लिखा है, तो उसको अंडरलाइन भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक कमी जो पिछले कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रहा हूं, कई बच्चे साल भर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर में आया तो है सर क्वेश्चन, तो कुछ तो लिखना है, और उसमें टीचर नहीं पढ़ेगा। क्या करते हैं सर, जो क्वेश्चन में लिखा है कि सीता ने गीता के घर चोरी क्यों करी, लेट्स से क्वेश्चन है सीता ने गीता के घर चोरी क्यों करी, तो बच्चे आंसर में क्या लिख रहे हैं, देखो आप आंसर, सीता ने गीता के घर चोरी नहीं करी, सीता ने गीता के घर चोरी नहीं करी, सीता ने गीता के घर चोरी नहीं करी, इसलिए सीता ने गीता के घर चोरी करी। आपको क्या लगता है कि टीचर बिल्कुल नहीं पढ़ेगा आपके स्टेटमेंट्स, आप जो भी लिख रहे हैं सब में मार्क्स देता चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है बेटा, टीचर स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपके, ये सब मत सोचिए आप, ये पुराने ख्यालात हैं कि टीचर नहीं पढ़ता है, पैराग्राफ भर दीजिए, कॉपी भर दीजिए, नहीं होता है ऐसा। आपको लिखना ही पड़ेगा, टू द पॉइंट ही लिखना पड़ेगा। और टू द पॉइंट कैसे लिखेंगे सर, कैसे तैयारी होगी, सारे स्टेप बताऊंगा, आप ईमानदारी से फॉलो करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
एमसीक्यू आजकल तो ट्रेंड ही बन गया, क्योंकि आगे जाके कंपटीशन आपके सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, इसलिए बोर्ड्स ने भी एमसीक्यू डालना शुरू कर दिया है। तो एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है सर? जैसे एक क्वेश्चन दिया, उसके 4 ऑप्शन दिए आपको, तो मैं क्या देख रहा हूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, चारों ऑप्शन लिखेंगे, सही वाले के आगे नहीं करना है बेटा ऐसा। मान लो क्वेश्चन नंबर 13 मेरा एक एमसीक्यू है, तो कैसे लिखना, देखो आंसर नंबर 13, और मान लो इसका ऑप्शन बी सही है, तो ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में लिखा था किलोमीटर, लेट से किलोमीटर, दैट्स इट, इतना लिखना है। आंसर नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए, आंसर क्या है? किलोमीटर। ऐसे ही लिखना है बेटा। मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन नंबर 13 पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फिर चारों ऑप्शन लिखेंगे, फिर सही वाले क्या, नहीं बेटा ऐसा करके आपको लगता है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप बस। नेक्स्ट एमसीक्यू तो अटेम्प्ट कर लिया सर। नेक्स्ट है, आप इस चीज का विशेष ध्यान दें बेटा कि टाइम डिवीजन, जैसे आपके 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास 3 घंटे का टाइम है, तो कई लोग बोलते हैं सर मैं सबको बराबर टाइम दे दूंगा, नहीं करना है। फिर क्या करना है सर? आप देखो बेटा 35 क्वेश्चन में 20 तो आपके एमसीक्यू होंगे, ये एमसीक्यू आपके जो 20 है ये आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। अब बचे आपके पास 2.5 घंटे, क्वेश्चन कितने बचे हैं? 15। 15 में से 5 2 नंबर के होंगे, 5 3 नंबर के होंगे, 5 5 नंबर के होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, रैंडम सीक्वेंस बोल रहा हूं मैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो जो सर ये 5 क्वेश्चन 2 नंबर वाले हैं, इनमें आपको आधा आधा पेज लिखना होता है। तो आधा आधा पेज अगर 5 क्वेश्चन में लिख दोगे तो कितने पेज भरेंगे? 2.5 पेज भरेंगे। 2.5 पेज लग भरने में कितना टाइम जाना चाहिए? इसका मतलब सर आधा घंटा यहाँ भी लगना चाहिए, तो आधा घंटा यहाँ चला गया। अब बारी आती है सर 5 क्वेश्चन सर हमारे ऐसे हैं, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे कितने नंबर के हैं बेटा? 3 3 या 4 4 नंबर के हैं, तो अब मेरे को एक एक पेज लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 45 मिनट लग सकते हैं, तो इसमें लग सकता है 1 घंटा 15 मिनट। तो एक एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम मिला वो दिमाग में आ गया सर। अब आपके पास वॉच ले जाना अलाउड होता है एग्जाम में, डिजिटल वॉच नहीं होना चाहिए आपके। 12th आर्ट्स में बेटा हिंदी इंग्लिश तो कॉमन ही हो गया, हिंदी इंग्लिश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास ड्राइंग है मान लो। अब ड्राइंग में घर वालों को देख के तो ऐसा लगता है, घर वाले सोचते हैं ड्राइंग पे कुछ भी बना लेगा, साड़ी का किनारा। अरे यार क्लास 6 7 8 तक की बातें अलग हैं कि साड़ी का किनारा बनाओ नंबर मिल जाते हैं, ड्राइंग के पेपर में लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है सर ड्राइंग के पेपर में बेटा? नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज, कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं ड्राइंग, इसकी स्टडी, इसका नेचर कैसा, ये सारी बातें जाननी होती है। नेक्स्ट पेंटिंग कंपोजिशन, मतलब कि अगर सर मैं कलर को मिक्स करता हूं तो कौन सा नया कलर बनेगा, उनके कंपोजिशन कैसे कैसे होंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं स्केचिंग के कुछ रूल्स हैं कि स्केचिंग करना शुरू करने से लेकर के पेंटिंग तक हम कैसे पहुंचते हैं, वहां तक के सारे रूल को स्टेप बाय स्टेप लिखना। फेस बनाने के लिए जो आप करते हैं सेक्शंस इस टाइप के, इन सेक्शन में बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में चीजों को रख पाना, ठीक है, तो इनका सही ओरिएंटेशन हमको पढ़ना होता है भैया, ड्राइंग में भी पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। अच्छा इकोनॉमिक्स में एक चीज है, इकोनॉमिक्स आपका आर्ट्स के लिए भी और कॉमर्स के लिए भी कॉमन ही है। तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है सर? तो देखो बेटा इकोनॉमिक्स में पहला तो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किन किन बातों पे डिपेंड करती है? आपको लगता है सर मैं कमा रहा हूं, मान लो लेट्स से कोई एक्स आदमी से मेरे को ले लो, मैं मान लो 10,000 रुपए कमाता हूं, और ऐसे ही मेरा भाई मान लो 20,000 रुपया कमाता है, या मेरे पापा मान लो 30,000 रुपया कमाते हैं, ऐसे हम लोग सबकी इनकम जोड़ देंगे तो सर ये हमारी नेट इनकम होती है। ऐसा नहीं है बेटा, हमारे देश की इनकम बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, जिसको हम लोग जीडीपी भी बोलने लगते हैं आगे जाके, जीडीपी जीएनपी, है ना, इस तरीके से हम लोग फाइनली इन सारी बातों की बातें करते हैं नेशनल इनकम के फॉर्म में, कि हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, हम लोग ग्रॉस कमा कितना पा रहे हैं सर। क्या अगर आपका कोई भाई विदेश गया है, वो कमा के घर लाता है, तो उसको विदेश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा कि इंडिया की जीडीपी में काउंट किया जाएगा? तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आपको क्लियर करने होते हैं पहले चैप्टर के अंदर। मेन टॉपिक आपका जीडीपी और जीएनपी है, कि आपका अपने देश का करेंसी और दूसरे देश से आया हुआ करेंसी, उन दोनों में से हमारा कौन सा होगा। जैसे कोई विदेशी आदमी यहाँ रह रहा है, यहाँ का खा रहा है, यहाँ कमा रहा है, तो उसका पैसा यहाँ काउंट होगा या वहां का काउंट होगा? एग्जाम्पल दो सर, जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं कि हमारा इंडिया में कंपनी है मान लो टोयोटा। टोयोटा कंपनी है सर, अपनी इंडिया की कंपनी तो है नहीं। अब इंडिया की कंपनी अगर नहीं है, या और ले लो कोई कंपनी, आप सियाज ले लीजिए, या कौन सी गाड़ी ले लें यार, मेरे को सारी इंडियन ही क्यों दिख रही है, मर्सिडीज ले लेते हैं। लेट्स से मर्सिडीज है, मर्सिडीज का अच्छा खासा मार्केट इंडिया में। मर्सिडीज अगर यहाँ कोई गाड़ी बेचती है, तो उसका जो इनकम है वो मर्सिडीज को मिलेगा, या यहाँ के लोग जो उसमें काम कर रहे हैं उनकी जीडीपी में काउंट होगा? जो ओवरऑल उनका प्रॉफिट है वो किस में काउंट होगा सर? या फिर यहाँ की कोई कंपनी जो विदेश में है सर, मान लो टाटा ने कुछ कंपनीज अपनी पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या कहीं और लगा रखी है सर, किसी भी चीज के रिलेटेड, टाटा कमिंस है मान लो,
तो उसमें जो पैसा आ रहा है तो वो इंडिया का पैसा है, टाटा का पैसा है, या फिर वो उस देश की जीडीपी में काउंट होगा। तो ये टॉपिक क्लियर करना है आपने इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट। हम लोग सभी जानते हैं जब से हमारा देश आजाद हुआ है, एक रेड कलर का सूटकेस लेकर के हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हर साल बजट पेश करते हैं, जिसमें लिखा होता है कि जिनके लिए क्या क्या नई सुविधाएं इस साल ऐड की गई हैं, जीएसटी में क्या सुधार हुआ है, क्या आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं देखने को मिलेंगी, ये सारी बातें उसमें की जाती है। दैट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट है मनी बैंकिंग, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आ जाते हैं बेटा इकोनॉमी के अंदर। एम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप, जैसे कई लोग मजाक उड़ाते हैं बेटा इस बात का कि मोदी जी ने कहा कि जो ठेले पे पैसा कमा के घर ले जा रहा है, क्या वो बेटा वो सच में इनकम है, वो सच में इनकम है। रोजगार नहीं बोल सकते आप, बट इनकम है, वो हमारे देश की इनकम में काउंट होता है। तो ये वाले पॉइंट आपको इस चैप्टर के अंदर क्लियर करने होते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर क्लियर करने होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटी। पॉलिटी का तो कोई अंत नहीं है बेटा। पॉलिटी आप दो हिस्सों में रख सकते हैं जनरली, दो की तीन हिस्से में। एक तो वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या क्या पॉलिटी चल रही है। जैसे वर्ल्ड पॉलिटी का अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वॉर बड़ा फेमस है, या अमेरिका की पॉलिटिक्स बड़ी फेमस है ना। कम्युनल के बारे में पढ़ सकते हैं आप। और अगर मैं इंडियन पॉलिटिक्स की बात करता हूं, इंडियन पॉलिटिक्स में आप स्टार्टिंग से लास्ट तक की अगर बात करेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। इंडिपेंडेंस के बाद सिंगल रूल करा था लगभग कांग्रेस ने। अभी तक 70 75 या 80 साल, मान लीजिए 75 76 साल हो रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 40 या 50 ईयर्स तक तो आपका कांग्रेस ने ही साल किया, कांग्रेस ने ही राज किया है। तो वन लीडर कैसे रह गया, वन पार्टी कैसे राज कर गई, जबकि हमारे देश में लोकतंत्र कहते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी है। तो क्या था सर इसके पीछे रीजन। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो इसकी असेंबली थी, उसमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड थे। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस हो सकता है कि हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। और मैंने ये अक्सर नोटिस किया है, लोग अब सोचते भी नहीं, एक सेकंड नहीं सोचते हैं और सीधे नाम लेते हैं भीमराव अंबेडकर का। कितनी खराब हालत है संविधान सभा के बारे में हमारी। तो पढ़ना है इस चीज को बेटा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन बिल्ड होते हैं। नेक्स्ट है राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमें क्या क्या राइट्स मिले हैं, क्या क्या राइट्स मिले हैं सर। समता का अधिकार है हमें, इक्वलिटी का, हमें राइट टू फ्रीडम है, आजादी का अधिकार है सर। राइट टू रिलीजन है, हम अपना कोई सा भी धर्म माने, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। तो जो राइट्स है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना है हमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं। नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट है आपका जियोग्राफी। जियोग्राफी में आपके सिलेबस में है ह्यूमन एंड एनवायरमेंट इंटरेक्शन, कि पहले तो आप ह्यूमन के बारे में समझिए, फिर एनवायरमेंट के बारे में समझिए, फिर इन दोनों का इंटरेक्शन समझिए। ठीक है सर। इंटरेक्शन के बाद नेक्स्ट बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफी में, वो है मैप में लेबलिंग करना। आपको मैप दिया जाएगा, उस मैप में बताना होगा, लेबलिंग करनी होगी कि कहां पर क्या चीजें मिलती है। बेटा सबसे ज्यादा प्रैक्टिस इसी टॉपिक की करनी है आप लोगों ने। क्या होगा सर इसमें, जैसे लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर की कहां कहां पर, जैसे बोल देगा काली मिट्टी कहां कहां मिलती है, तो ढूंढना पड़ेगा आपको सर, एक तो यहां थी, एक महाराष्ट्र में है, इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज, कि आपसे अगर बोले कि झरने कहां कहां पे तो उनको भी हाईलाइट करना होगा। नेक्स्ट है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा बेटा कि कौन कौन सी चीजें हमें कहां कहां पे मिल रही हैं। अगेन आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश तो आप एक साथ रख लीजिए, 5 दिन दे दो। इसके अलावा जो आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, 5 दिन इनको भी दोगे तो बेटा आपके 20 डेज गए। इस 20 डेज के बाद रिमेनिंग 30 डेज में पांचों सब्जेक्ट के 6 पेपर आप सॉल्व करिए। जो जो दिक्कतें आ रही हैं सर किसी क्वेश्चन में, पहले तो डिस्कस जरूर करना टीचर के साथ कि सर रिलेवेंट पेपर है, और रिलेवेंट पेपर होने के बाद उसमें जो दिक्कतें आ रही है सॉल्व करते बेटा, प्लीज उन दिक्कतों को सर से पूछिए, अपनी चीजों को सुधारिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, साल भर नहीं सर, मैंने पिछले 2 साल से नहीं पढ़ा है, मैं हूं ना आपके साथ, टीचर स्टाफ है ना आपके साथ बेटा। आपने क्या कहा सर, 2 साल से नहीं पढ़ा है ना आपने, अब 50 दिन तो पढ़ सकते हो, 2 महीना भी नहीं बचा सर, 50 दिन तो पढ़ सकते हो। 50 दिन कितना पढ़ना है सर, 3 घंटे में एक पेपर करना है, और उस पेपर के बारे में पढ़ना है 1 से 2 घंटा। अगर आप 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो ना लास्ट टाइम पे भी बेटा, फिर परसेंटेज के लिए रोते ही रहोगे हमेशा। अभी कर लो एक बार मेहनत, लाइफ टाइम के लिए इजी पड़ जाएगा सारी चीजें। ये बात हो गई आपकी आर्ट्स के लिए। बात करते हैं हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट स्ट्रीम, कॉमर्स। कॉमर्स में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो 2 सब्जेक्ट तो हिंदी इंग्लिश वही कॉमन हो गए, जो कि साइंस के पास भी हैं, जो कि आर्ट्स के पास भी हैं। एक सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है आप लोगों का आर्ट्स वालों के साथ, जिसका नाम है इकोनॉमी। इकोनॉमी वहां कॉमन हो गया। अब बचा है हमारे 2 सब्जेक्ट, एक है बिजनेस, एक हो गया सब्जेक्ट बिजनेस, और दूसरा सब्जेक्ट हो गया अकाउंटेंसी, बिजनेस अकाउंटेंसी। तो ये हमारे हो गए 5 सब्जेक्ट। तो हिंदी इंग्लिश का तो मैं बता चुका बेटा, बार बार एक ही लाइन क्या रिपीट करें की वीडियो में। तो हिंदी इंग्लिश का जो तरीका बताया है आप प्लीज देखिएगा, साइंस में देख लो चाहे आर्ट्स देख लो आप। नेक्स्ट अगर आप इकोनॉमी जानना चाह रहे हैं तो इकोनॉमी जस्ट अभी बोला था मैंने आर्ट्स वाले में, आप वहां से देख लीजिएगा। लास्ट बच जाते हैं आपके 2 सब्जेक्ट, बिजनेस एंड अकाउंटेंसी। तो बिजनेस कैसे पढ़ना सर, बिजनेस के अंदर क्या क्या आता है, तो पहला आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसको बोलते हैं सर, जो बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी कंडीशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं।
जैसे स्कूल के अंदर भी देखते हैं आपके सर टीचर्स पढ़ा रहे हैं या आपके जो वर्कर्स हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं। सर क्यों कर रहे हैं हर कोई अपना काम? क्योंकि कोई ना कोई उन सबको कंट्रोल कर रहा है। सर वो कौन है सर जो कंट्रोल कर रहा है उनको? दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। बिजनेस के अंदर पहला तो आ गया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस करने के लिए कैसा एनवायरनमेंट होता है, क्या चीजें हैं सर इसके अंदर बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे मेन होता है प्लानिंग। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना सबसे पहले होती है बेटा प्लानिंग, कि करना कैसे है। प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका डायरेक्टिंग, जिसको फील्ड वर्क बोल सकते हैं आप। एंड लास्ट होता है कंट्रोलिंग। जो आपको देखने में छोटे छोटे पॉइंट लग रहे हैं ना बेटा, ये आपके एक एक दो दो चैप्टर्स हैं बिजनेस के अंदर, एक एक दो दो चैप्टर हैं सारे। इन सबको अच्छे से एक बार जो टीचर्स ने पढ़ाया है उनको रिकॉल करो अच्छे से, और उसके बाद आप इनके नोट्स बनाइए बेटा, समराइज फॉर्म में नोट्स बनाइए ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लिख सकें। एंड लास्ट सब्जेक्ट इज अकाउंटेंसी। नाउ अकाउंटेंसी कैसे पढ़ना सर? तो अकाउंटेंसी पढ़ने के लिए अकाउंटेंसी में आ जाएगा आपका आपको ये जानना पड़ता है कि किसी फर्म के साथ, किसी संस्था के साथ हम लोग कैसे अपनी चीजों को जोड़ सकते हैं। किसी फर्म के साथ हमने बिजनेस करना है तो कैसे उनके साथ हम लोग बातचीत कर सकते हैं। फर्म के अलावा सर बेटा, फर्म के अलावा दूसरा कंपनीज के साथ, अगर कंपनीज के साथ अकाउंटेंसी करनी हो तो उनके साथ पार्टनरशिप कैसे की जा सकती है। तीसरा है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, कि सर जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनको पढ़ना, उनको समझना कि सर इसका सेंस ये है, इस स्टेटमेंट का सेंस ये है। और लास्ट कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश सर जैसे मान लो 100 रुपए आया, 100 रुपए आया, नीचे काम के लिए जाना था सर, 5 अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होना था, 20 रुपए जाना था, फिर जो 20 रुपए पहुंचा फिर 3 रुपए जाने थे, फिर नीचे रुपए जाने थे। करप्शन की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, जो ऊपर से एक बड़ा अमाउंट आता है फिर वो छोटे छोटे अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो किस तरीके से गया, एक एक हिस्से का हिसाब रख पाना, दैट इज नोन एज कैश फ्लो। तो ये टॉपिक है आपके पास टोटल अकाउंटेंसी के अंदर। इसको भी कोशिश करो बेटा कि 4 से 5 दिन के अंदर ये भी तैयार हो जाए। तो अगेन आप लोग का भी सिलेबस हो जाएगा 20 डेज में। 20 डेज में सिलेबस हो गया, रिमेनिंग 30 डेज फॉर पीवाई की प्रीवियस क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिए, ट्रस्ट में बेटा अगर 50 दिन आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिए, आप अगर 60% का सपना देख रहे हैं, यही सपना आपका 90% पहुंच चुका होगा। बस 2 ही स्टेप हैं, एक बार सब्जेक्ट को पढ़ लो जैसे बोला जा रहा है, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना करके 5 दिन के अंदर, 6ठे दिन से आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन करने शुरू कर देना है। ऐसा कर लिया, आप अपने मार्क्स देख लेना कहां पहुंच जाएंगे। अच्छा एक और चीज लास्ट, सभी पेरेंट्स से भी बोलना चाह रहा हूं मैं बेटा, सभी बच्चों से भी बोलना चाह रहा हूं कि बेटा अगर पेपर कर रहे हो, ये मत सोचना सर कि 30 क्वेश्चन दिए हैं, मेरे को 4 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मैं देख लेता हूं सर। बेटा पेपर सॉल्व होने के बाद देख लेना, ईमानदारी से अपने आपको मार्क्स करो कि सर मैंने 30 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन नहीं कर पाया तो मेरे आए 77 मार्क्स। तो लिखो उतना कि 77 ही आए। घर वालों को झूठ क्यों बोल रहे हो सर मेरे 100 में से 98 आ गए? एग्जाम में तो नहीं आएंगे ना। 100 में से सर 77 ही आए हैं सर मेरे अगली बार आ जाएंगे 98। मेरे जो 4 गलत हैं उनको इंप्रूव करूंगा। अपना सच्चा रिजल्ट बताओ घर वालों को, सर मेरा रिजल्ट ये है, अगली बार मैं इंप्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट सभी बच्चों को, बहुत सारी विशेष मेरी तरफ से। सभी लोगों का हम लोगों ने सारा सिलेबस डिस्कस किया है। अगेन लास्ट 57 डेज हैं, 7 डेज तो हमारा वेस्ट होने ही है, 50 दिन बचे हैं, 20 डेज रिवीजन के लिए जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं सब्जेक्ट वाइज, और 30 डेज हैं जिसमें आप लोगों ने पेपर सॉल्व करने हैं, और ये पेपर आपको लेने हैं टीचर्स की हेल्प से। और दिस इज नॉट ओनली फॉर अवर ट्रैफोर्ड स्कूल, मैं केवल ट्रैफोर्ड फैमिली की बात नहीं कर रहा बेटा, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, इस सीक्वेंस को फॉलो करके देखिए, आपकी परसेंटेज बढ़ते हुए दिखेगी आपको। थैंक यू।